नमस्कार। आज हम भारतीय मानक ब्यूरो मतलब बीआईएस सर्टिफिकेशन की दुनिया में थोड़ी गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास कुछ जानकारी है जो दो आम पर बहुत ज़रूरी चीज़ों पर फोकस करती है। एक तो है खास किस्म का स्क्रू। इसके लिए मानक है आईएस 18781 भाग 3। ये रेज्ड काउंटर संक ड्रिलिंग स्क्रू के लिए है। और हाँ, इसमें हाल में 2023 से 2025 में कुछ बदलाव भी हुए हैं। ये आईएसओ 15483 1999 के बराबर है। दूसरा है स्टेनलेस स्टील का स्लाइडिंग डोर बोल्ट। हम इसे आमतौर पर एल ड्रॉप या चितकनी कहते हैं। इसका मानक है आईएस 15834 2020। तो आज हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, असल में ये मानक हैं क्या, क्यों है ये स्क्रू और एल ड्रॉप जैसी चीज़ों के लिए बीआईएस सर्टिफिकेशन अनिवार्य है, और हाँ, सबसे ज़रूरी इसे हासिल करने का तरीका क्या है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसा सुनने में आया है। सही में सोचने वाली बात है। स्क्रू और दरवाजे की चिटकनी इतनी आम चीजें हैं, इनके लिए इतने नियम क्यों? शायद सुरक्षा, क्वालिटी और हाँ, बाजार में बेचने की कानूनी जरूरत। शायद इसी से जुड़ा है मामला। चलिए पता लगाते हैं। तो पहले स्क्रू वाले मानक से शुरू करें। आईएस 18471 भाग 3 2023-2025। ये क्रॉस रिसेस्ड ड्रिलिंग स्क्रू के बारे में है, जिनमें टैपिंग स्क्रू थ्रेड और रेज्ड काउंटर संक हेड होता है। ये रेज काउंटर संक, इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझा सकती हैं, ये क्या चीज़ है? हाँ जरूर। देखिए, रेज्ड काउंटर हंक हेड का मतलब है कि जब आप स्क्रू को पूरा कस देते हैं ना, तो उसका सिर सतह के एकदम बराबर नहीं बैठता। हल्का सा, बहुत हल्का सा उभरा हुआ रहता है और ऊपर से थोड़ा ढलान वाला होता है, ताकि पेचकस आराम से ग्रिप बना ले, फिसले नहीं। अच्छा, तो ये किसी खास वजह से होता होगा? हाँ, कुछ खास जगहों पर एप्लीकेशंस में यही डिजाइन चाहिए होता है। और ये वाले स्क्रू इस्तेमाल कहाँ होते हैं ज़्यादातर? जानकारी कहती है काफ़ी जगहों पर। बिल्कुल, ये आपको दिखेंगे जैसे शीट मेटल को जोड़ने में। मान लीजिए कोई मेटल की अलमारी है या एसी की बॉडी, बिजली के जो बक्से होते हैं मतलब इलेक्ट्रिकल इनक्लोजर्स, उनमें भी लगते हैं। मशीनें बनाने में, गाड़ियों में मतलब ऑटोमोटिव में भी काफी काम आते हैं। अच्छा, जहाँ भी पतली धातु की चादरों को जोड़ना होना और वो भी बिना पहले ड्रिल किए, हाँ। वहाँ ये बेस्ट है। बिना ड्रिल के? हाँ, क्योंकि ये सेल्फ ड्रिलिंग होते हैं। मतलब ये खुद ही छेद बनाते हुए कसते चले जाते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ दिखने में अलग नहीं, काम भी खास है इनका। सही कहा। और यहीं पर ये मानक आईएस 1471 भाग 3 अहम हो जाता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि स्क्रू का साइज क्या होगा, नहीं, ये मानक तय करता है उसकी तकनीकी ज़रूरतें। जैसे मटेरियल कैसा होगा, कितना मजबूत होगा। मजबूती मतलब उसके यांत्रिक गुण, कितना टिकाऊ है, जंग तो नहीं लगेगा, और हाँ, उसका सटीक नाप आयाम क्या होगा, ये सब कुछ। तो इसका असली मकसद क्या हुआ फिर? मकसद है इंडस्ट्री में एक रूपता, मतलब यूनिफॉर्मिटी। सोचिए, कोई कंपनी मशीन बना रही है, उसे एक खास तरह का स्क्रू चाहिए। अब अगर हर स्क्रू बनाने वाला अलग अलग स्पेसिफिकेशन का स्क्रू बनाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ, ये तो है। ये मानक पक्का करता है कि इस स्पेसिफिकेशन का स्क्रू चाहे कोई भी बनाए, वो भरोसेमंद हो, टिकाऊ हो और सबसे जरूरी, जरूरत पड़ने पर आसानी से बदला जा सके, मतलब इंटरचेंजेबल हो। छोटा सा स्क्रू है, पर अगर कमजोर निकला तो गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल, खासकर अगर किसी अहम हिस्से में लगा हो। सही बात है। चलिए, अब दूसरे मानक पर आते हैं। आईएस 15834.2020। ये स्टेनलेस स्टील एल्ड्रॉप्स के लिए है। ये तो हर घर में दरवाजे पे दिखता है, ताला लगाने वाला चिटकनी। हाँ, वही स्लाइडिंग बोल्ट। घरों में, दुकानों में, ऑफिस में सुरक्षा के लिए बहुत आम है ये। और क्योंकि ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसकी क्वालिटी पक्की करना और भी ज़रूरी हो जाता है। तो ये वाला मानक आईएस 15834.2020, ये क्या तय करता है एल ड्रॉप्स के लिए? इसमें भी कई चीज़ें हैं। पहली, मटेरियल कैसा हो, मतलब ये पक्का करना कि बढ़िया क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल हो, ताकि मजबूत रहे और जंग ना लगे। बिल्कुल। दूसरी बात, उसका साइज और डिज़ाइन कैसा हो, ताकि अलग अलग दरवाजों पर ठीक से लग जाए, सुरक्षित रहे। और तीसरी है परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग, मतलब प्रदर्शन और टिकाऊपन के परीक्षण। प्रदर्शन और टिकाऊपन मतलब उसे चलाकर देखते हैं। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। मानक में टेस्ट के तरीके दिए होते हैं, जैसे उसकी ताकत जांची जाती है, कितना दबाव झेल सकता है, उसे बार बार खोल बंद करके देखते हैं कि कितने साइकिल चलेगा, मतलब टिकाऊपन। अच्छा। फिनिशिंग कैसी है,
कहीं कोई किनारा तेज तो नहीं, और हाँ, स्टेनलेस स्टील है तो जंग प्रतिरोधक क्षमता तो जांचनी ही है, खासकर भारत में जहां मौसम में नमी रहती है। तो कुल मिलाकर इस एल्ड्रॉप वाले मानक का लक्ष्य क्या हुआ? लक्ष्य बहुत सीधा है, ये पक्का करना कि भारत में जो भी स्टेनलेस स्टील एल्ड्रॉप बिक रहा है वो सेफ हो, भरोसेमंद हो और लंबे समय तक चले। अच्छा। सोचिए, अगर एल्ड्रॉप घटिया स्टील का हो, जंग लग जाए, जाम हो जाए, किसी इमरजेंसी में कितना खतरनाक हो सकता है। हाँ, बात तो सही है। या आसानी से टूट जाए तो फिर सुरक्षा कहाँ रही? तो ये सीधे सीधे ग्राहक की सुरक्षा और भरोसे से जुड़ा है। ये तो समझ आ गया कि मानक क्यों जरूरी है, पर अब बड़ा सवाल, इन दोनों के लिए मतलब वो स्क्रू और ये एल्ड्रॉप, इनके लिए BIS सर्टिफिकेशन अनिवार्य क्यों है? ऑप्शनल नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन दोनों के लिए ये अनिवार्य मतलब मैंडेटरी है। देखिए, भारत में सरकार टाइम टाइम पर कुछ प्रोडक्ट्स को अनिवार्य BIS सर्टिफिकेशन के दायरे में लाती है। ये आमतौर पर सुरक्षा, स्वास्थ्य या पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया जाता है। और जैसा हमें पता चला है, ये दोनों उत्पाद IS 18471 वाले स्क्रू और IS 15834 वाले एल्ड्रॉप इसी अनिवार्य लिस्ट में हैं। अनिवार्य होने का मतलब क्या हुआ बेचने वालों के लिए? सीधा मतलब है, बिना BIS सर्टिफिकेशन के और बिना उत्पाद पर ISI मार्क लगाए कोई भी इन स्क्रू या एल्ड्रॉप्स को भारत में बना नहीं सकता, बेच नहीं सकता, इंपोर्ट नहीं कर सकता या बांट नहीं सकता लीगली। मतलब अगर कोई करे तो वो कानून का उल्लंघन होगा, फिर कार्रवाई हो सकती है, माल जब्त हो सकता है, जुर्माना लग सकता है। तो ये ISI मार्क सिर्फ एक निशान नहीं है, ये बाजार में एंट्री का टिकट है। बिल्कुल, आप इसे एक तरह की गारंटी समझ सकते हैं। ये ग्राहक को बताता है कि भाई ये प्रोडक्ट भारत के सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड पर खरा उतरा है और इसे BIS जैसी संस्था ने टेस्ट करके अप्रूव किया है। अच्छा। तो इससे कानूनी जरूरत तो पूरी होती ही है, ग्राहक का भरोसा भी बढ़ता है। लोग ISI मार्क देखकर थोड़ा निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ, ये ठीक होगा। और बनाने वालों को क्या फायदा, सिवाय इसके कि कानून मान लिया? फायदे कई हैं। पहला तो ये कि उनका माल बाजार में बिक सकता है लीगली। दूसरा, कस्टमर का ट्रस्ट, उससे सेल्स बढ़ सकती है। तीसरा, प्रोडक्ट की एक रेप्यूटेशन बनती है कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। चौथा, जैसा मैंने कहा, फाइन वगैरह के झंझट से बच जाते हैं। और हाँ, स्क्रू वाले सोर्स में ये भी था कि ISI मार्क से एक्सपोर्ट में भी मदद मिल सकती है क्योंकि इसे क्वालिटी का सिंबल माना जाता है। तो संक्षेप में ये बाजार में क्वालिटी का एक मिनिमम लेवल सेट करता है। ये सब तो ठीक है, पर ये सर्टिफिकेशन मिलता कैसे है? मान लीजिए कोई कंपनी है, वो ये स्क्रू या एल्ड्रॉप बनाती है, तो उसे करना क्या पड़ेगा? क्या है प्रक्रिया? प्रक्रिया थोड़ी डिटेल्ड है पर सिस्टमैटिक है, और जहां तक हमें पता चला है, दोनों के लिए प्रोसेस काफी हद तक एक जैसा है। इसके कुछ मेन स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले बनाने वाले को, मतलब मैन्युफैक्चरर को, BIS के ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है और फिर वहीं पर सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर। ये पहला काम है। एप्लीकेशन के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने होते होंगे? हाँ, बिल्कुल, काफी सारे। जैसे फैक्ट्री कहाँ है उसकी डिटेल्स, वहाँ मशीनें कौन कौन सी हैं, पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे चलता है, कच्चा माल कहाँ से आता है। स्क्रू के मामले में इसका जिक्र था। फैक्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, ये सारी जानकारी देनी पड़ती है पूरे सबूतों के साथ, ताकि BIS को पूरी पिक्चर क्लियर हो। इसके बाद क्या सिर्फ कागज देख के सर्टिफिकेट मिल जाता है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद आता है बहुत ज़रूरी स्टेप, सैंपल टेस्टिंग। मैन्युफैक्चरर को अपने प्रोडक्ट के सैंपल, स्क्रू या एल्ड्रॉप BIS से मान्यता प्राप्त लैब में भेजने होते हैं टेस्ट के लिए। अच्छा, लैब में भेजते हैं, तो वहाँ क्या टेस्ट होता है? स्क्रू का सिर्फ साइज देखते हैं? नहीं, सिर्फ साइज नहीं। स्क्रू के लिए लैब में उसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी देखी जाती है, मतलब नाप सही है या नहीं मानक के हिसाब से। उसकी हार्डनेस कहीं ज्यादा नरम तो नहीं, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब खिंचाव झेलने की ताकत, अगर कोई कोटिंग है तो उसकी मोटाई और ओवरऑल परफॉर्मेंस, ये सब टेस्ट होता है। और एल्ड्रॉप के लिए? एल्ड्रॉप के लिए भी इसी तरह की टेस्टिंग होती है। वो कितना टिकाऊ है, कितनी बार खोलने बंद करने पर सही काम करेगा, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, फिनिशिंग कैसी है, और हाँ, सबसे जरूरी, जंग लगता है या नहीं, उसकी रस्ट रेजिस्टेंस। ये सारे टेस्ट IS 15834 मानक के हिसाब से होते हैं। मान लीजिए लैब टेस्ट पास हो गया, फिर तो काम हो गया? नहीं, अभी एक और बड़ा कदम बाकी है। वो है फैक्ट्री इंस्पेक्शन। BIS के अधिकारी खुद फैक्ट्री जाकर देखते हैं। फैक्ट्री क्यों जाते हैं? प्रोडक्ट तो लैब में टेस्ट हो ही गया।
ये बहुत जरूरी है। देखिए, अधिकारी ये पक्का करने जाते हैं कि मैन्युफैक्चरर के पास वाकई मानक के हिसाब से माल बनाने की कैपेसिटी है भी या नहीं। वो देखते हैं कि फैक्ट्री में सही मशीनें हैं या नहीं, स्क्रू वाले सोर्स में मशीनों का जिक्र था, प्रोडक्शन का तरीका ठीक है, क्या वो बनाते समय बीच बीच में क्वालिटी चेक करते हैं, मतलब इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, क्या उनके पास खुद टेस्टिंग की फैसिलिटी है, कच्चे माल की, तैयार माल की, और क्या वो मानक की सारी शर्तें पूरी कर रहे हैं। ये सिर्फ प्रोडक्ट का टेस्ट नहीं है, पूरे सिस्टम का ऑडिट है। अच्छा, और अगर सब सही मिला, लैब टेस्ट भी पास, फैक्ट्री इंस्पेक्शन भी ओके, तब जाकर BIS सर्टिफिकेशन लाइसेंस देता है, और लाइसेंस मिलने के बाद ही मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट पर ISI मार्क लगा सकता है और उसे बाजार में बेच सकता है। सुनने में तो ये पूरी प्रक्रिया काफी लंबी और थोड़ी मुश्किल लग रही है। कितना टाइम लग जाता होगा इसने? देखिए, स्रोतों से अंदाजा मिलता है कि अगर सब तैयारी पहले से हो, डॉक्यूमेंट्स रेडी हो, सैंपल सही हो, फैक्ट्री ठीक हो, तो सही प्लानिंग और गाइडेंस के साथ ये कुछ हफ्तों में हो सकता है। कुछ हफ्ते? हाँ, पर ये सब तैयारी पर बहुत निर्भर करता है। स्टेप्स कई हैं, कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, ये सिर्फ फॉर्म भरने जैसा नहीं है, काफी मेहनत वाला काम है। और शायद इसीलिए कंसल्टेंसी सर्विसेज की जरूरत पड़ती होगी, जैसे वो क्वालिटेंस इंडिया का नाम आया था। हाँ, बिल्कुल, ये संभव है। ऐसी कंसल्टेंसीज उन लोगों की मदद करती हैं जिन्हें इस प्रोसेस की पूरी जानकारी नहीं है, या जिनके पास शायद इसके लिए टाइम या लोग नहीं हैं। खासकर शायद विदेशी कंपनियों के लिए। हाँ, उनके लिए भी, जो भारत के स्टैंडर्ड्स और तरीकों से वाकिफ नहीं होते। स्क्रू वाले सोर्स में विदेशी निर्माताओं का भी जिक्र था, उनके लिए ये मदद काफी काम की हो सकती है। तो ये कंसल्टेंसी फर्म करती क्या है, किस तरह की मदद देती हैं? जैसा कि जानकारी मिली है, ये कई तरह से हेल्प कर सकती हैं, जैसे सही डॉक्यूमेंट्स बनवाने में, एप्लीकेशन फाइल करने में गाइड करना, BIS ऑफिस और लैब के साथ बातचीत करना, कोऑर्डिनेट करना, प्रोडक्ट टेस्टिंग का इंतजाम करवाना, उसे मैनेज करना। अच्छा, जब BIS वाले फैक्ट्री इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो उस टाइम सपोर्ट देना, और कुल मिलाकर कोशिश करना कि प्रोसेस स्मूथली और जल्दी हो जाए, अप्रूवल में दिक्कत ना आए। तो मतलब प्रोसेस भले ही थोड़ा पेचीदा हो, पर मदद मिल जाती है। हाँ, मदद उपलब्ध है, और ये दिखाता भी है कि कंप्लायंस मतलब नियमों का पालन कितना जरूरी है, और इसे पक्का करने के लिए एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। AS 18471 पार्ट 3 और एयर ड्रॉप्स के लिए IS 15834 ये भारत में बिकने वाले प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और सेफ्टी का एक लेवल तय करते हैं। और इन खास प्रोडक्ट्स के लिए ये सर्टिफिकेशन कोई ऑप्शन नहीं बल्कि कानूनी ज़रूरत है। प्रोडक्ट पर लगा ISI मार्क इस बात का सबूत है कि वो इन मानकों पर खरा उतरता है। और ये सर्टिफिकेशन लेने के लिए एक तय प्रक्रिया है, जिसमें एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, लैब टेस्टिंग और फैक्ट्री इंस्पेक्शन शामिल है। बिल्कुल। और यहाँ से एक दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। हमने देखा कि स्क्रू और डोर बोल्ट जैसी कितनी आम लगने वाली चीजों को स्टैंडर्डाइज करने में कितनी डिटेलिंग है, कितनी बारीकी है। इसे देखते हुए ये भारत जैसे इतने बड़े और विविध बाजार में बाकी अनगिनत प्रोडक्ट्स के क्वालिटी कंट्रोल और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के पूरे सिस्टम के बारे में क्या बताता है? सोचने वाली बात है। ट्रेड पर, दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के काम करने के तरीकों पर आगे चलकर क्या हो सकता है? क्या भारत खुद को क्वालिटी के मामले में एक ज्यादा सख्त बाजार के तौर पर पेश कर रहा है? ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक छोटा सा स्क्रू या बोल्ट का मानक राष्ट्रीय और शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी चीजों से जुड़ जाता है।